हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। और मैं आपका साथी एक बार फिर से हाजिर हूँ हमारे आपके सी टेट 2022 की तैयारी को लेकर जो हमने सिलसिला शुरू किया है। जी हाँ, सी टेट 2022 के लिए जो हमने तैयारी का सिलसिला शुरू किया है उसी में आज हमारी ईवीएस की क्लास होगी 5। जी हाँ, अब तक हमने अपनी ईवीएस की 4 क्लासेस कर ली हैं। अगर अभी भी आपने वो चारों क्लासेस में से कोई सी या वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हो। और फटाफट से हम अपनी आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं जो कि हमारा सी टेट 2022 को लेकर ओरिएंटेटेड है, जिसमें हम ईवीएस को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमारी ईवीएस है उसको कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जी हाँ साथियों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पेड़ एवं पौधे। जी हाँ, ट्री एंड प्लांट से रिलेटेड आज हम अपने पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो साथियों फटाफट से शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए। तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की, पेड़ एवं पौधे, ट्री एंड प्लांट्स, तो इससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हैं अब। तो ट्री एंड प्लांट्स, तो पेड़ पौधे हमारे जीवन का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ साथी, सभी साथी जानते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों से ही हमें सांस लेने के लिए हमें प्राणवायु, जिसे हम ऑक्सीजन कह देते हैं, जी हाँ, जो हमारी सांस लेने के लिए आवश्यक गैस की आवश्यकता होती है, जिस गैस की हमें जरूरत होती है उसकी हमें जरूरत कहाँ से पूर्ति होती है, हमारे पौधों द्वारा। क्योंकि पौधे ही वह हैं जो हमारे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और हमें बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति एक बार को खाए पिए रह सकता है, बिना पानी के कुछ समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन बिना सांस लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 2 से 4 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से पहला ही बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही सिर्फ साथियों, अगर हम सांस भी ले ले तो अभी जीवन नहीं चल सकता, तो हमें अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। उन्हीं आवश्यकताओं में से एक है भोजन। जी हाँ, तो भोजन के भी रूप में पौधों का हमें बहुत प्रकार से लाभ मिलता है। जी हाँ, फल हमारे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, यानी कि इनके द्वारा हमें मेडिसल्स मेडिसिन्स या औषधियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ हमें पौधों से फल फूल प्राप्त होते हैं, लकड़ी प्राप्त होती है, और भी हमारे वास्तविक जीवन या दैनिक जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें या आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो साथियों, यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी हमारे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, यानी कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे जानवर भी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और वहीं बात करें, पेड़ पौधे हमारे वातावरण को दूषित होने से भी बचाते हैं। तो जी हाँ साथियों, तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है, फल फूल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, और हमारा वातावरण भी इसके कारण शुद्ध रहता है, साफ रहता है। और साथ ही साथ मनुष्य के अलावा जानवरों को भी इनसे लाभ मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितना पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, काफी हद तक हम जानवरों से भी कुछ चीजों के लिए निर्भर होते हैं। तो उनकी पूर्ति अगर इनसे हो रही है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे फिर भी हमारे काम ही आ रहे हैं, क्योंकि जानवरों को भी विकसित होने के लिए या उन चीजों को, जिन चीजों को हम उनसे लेते हैं, उनको विकसित होने के लिए पेड़ पौधों पर कहीं ना कहीं निर्भरता है। तो साथियों, पेड़ और पौधों की बहुत ही आवश्यक और एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस प्रकृति में जीवों के संदर्भ में। तो चलते हैं साथियों आगे। तो पहला बिंदु जानते हैं। जी हाँ, हमने आपको पहले ही बताया कि हम सीटेट में उन बिंदुओं पर चर्चा करें जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अभी आगे चल के हम इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, जहां पर हम इन पॉइंट्सों को समझ लेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आता है। लेकिन वर्तमान में हमारी ये अप्रोच है कि बस जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपको 100% 100% रूप से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है साथियों। तो आज का पहला बिंदु, नारियल। तो नारियल से संबंधित, तो ये हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, अक्सर पूछ लेता है कि नारियल कहाँ मिलता है, तो उसमें वो कूट बना करके या किसी भी तरीके से क्वेश्चन को ड्राफ्ट करता है हमारा सीटेट। तो नारियल की अगर हम बात करें तो नारियल के पेड़ केरल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। जी हाँ, नारियल के पेड़ जो हैं केरल में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और जैसा कि आप पिक्चर में नारियल की तस्वीर देख ही पा रहे होंगे। अगला बिंदु है सरसों। जी हाँ, सरसों।
तो सरसों की पत्तियों का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा सरसों का साग या सरसों दा साग, है ना, मक्के दी रोटी, है ना, घी विच पाके खा लो। तो साग आदि जो बनाया जाता है या विभिन्न प्रकार के ऐसे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स या ऐसी चीजों से संबंधित जो भी भुजी आदि कई प्रकार से हम क्या करते हैं, सरसों की लीव्स को यानी कि पत्तियों को प्रयोग करके सब्जी बनाते हैं। और साथ ही साथियों, जो सरसों का बीज होता है उससे हमारा तेल निकाला जाता है, जिसको हम भोजन संबंधी और कई प्रकार की विधियों में भी या कई प्रकार के कार्यों में भी उसको प्रयोग करते हैं। तो सरसों हमें दो प्रकार से लाभ प्रदान करती है, एक हमें इसकी पत्तियां सब्जी बनाने के लिए काम आती हैं और इसके बीज से हमें तेल मिलता है जिसको हम अपने भोजन बनाने में काम में लेते हैं। तो ऐसा आप पिक्चर में देख ही रहे हैं, सरसों का ये खेत है, बड़े पीले पीले इसके फूल होते हैं और सरसों के दाने हैं, बीज इसके दाने हैं और इससे निकला हुआ तेल है आपके सामने। चलते हैं साथियों अगले बिंदु पर। जी हाँ, पंखुड़ियों के अंदर, जी हाँ, जो हमारा साथियों फूल होता है, एक पुष्प होता है या फ्लावर होता है, उसमें हमारी पंखुड़ियां होती हैं जो कलरफुल पार्ट होता है। उसके अंदर बीच में कुछ ये रचनाएं होती हैं, छोटे छोटे जीरे जैसी आकृति की, उसी को हम क्या कहते हैं, अंदर इसके जो है स्टिग्मा या जो है हमारा ओव्यूल, इस तरह के स्टेमन्स खड़े होते हैं जिनके ऊपर हमारे एंथर्स आदि होते हैं। तो साथियों, इन्हीं के अंदर जो रचना भरी होती है, अगर हम बात करें इसके एंथर की, तो इसके अंदर जो पाउडर जैसी संरचना भरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पराग। और कहीं ना कहीं पौधों में जो निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसमें इसी के द्वारा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। तो पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में दिखाई देने वाली पाउडर जैसी संरचना को पराग कहते हैं। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। खेजड़ी, जी हाँ, खेजड़ी से संबंधित हमारे सीटेट में बहुत ही क्वेश्चन बार बार देखा जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ साथियों रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा मिलता है। जी हाँ, पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में बहुत ज्यादा मिलता है। इस पेड़ को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ साथियों, जो रेगिस्तानी इलाकों के पौधे हैं, यानी कि इस बात से को खुद ही स्पष्ट होता है, वहां पे सरवाइव ही वही पौधे कर पाएंगे या पेड़ सरवाइव वो कर पाएंगे जिनको पानी की कम जरूरत हो। तो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इस पेड़ को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे बिंदु क्यों बताए जा रहे हैं? जी हाँ साथियों, सीटेट में इस प्रकार के बिंदुओं को डालकर वो कूट में क्वेश्चन बनाने का काम करता है, तो इस दृष्टि से हमें इसको जानना आवश्यक हो जाता है। अगला है, इस पेड़ की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो खेजड़ी का पेड़ है इसकी छाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है और इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। जी हाँ, खेजड़ी वृक्ष की एक और खूबी है कि इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल वहां पर रहने वाले जानवर अपने भोजन के रूप में करते हैं, यानी कि खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियों को जानवर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो इसकी कलियां होती हैं, इस पेड़ पे जो कलियां उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, उनके द्वारा सब्जी बनाई जाती है या खेजड़ी वृक्ष की कलियों की सब्जी बनाई जाती है। जी हाँ साथियों, पिक्चर में आप देख ही रहे हैं खेजड़ी वृक्ष, जैंट प्लांट, इसकी जो फली की सब्जी बनाई जाती है और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। इसको कम पानी की जरूरत पड़ती है और इसकी छाल की दवा बनती है और सबसे बड़ी बात, इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। यह पेड़, जी हाँ, खेजड़ी जो वृक्ष है वो ज्यादातर राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव में पाया गया है या पाया जाता है। और साथियों, जो इस गांव का नाम है, जो खेजडली गांव नाम पड़ा है, वो भी इस पेड़ के नाम के कारण ही पड़ा है। तो जो खेजड़ी गांव है वो इस पेड़ के नाम के कारण ही उस गांव का नाम पड़ा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, खेजड़ी बलिदान दिवस, इसमें जो अमृता जो थी उन्होंने पेड़ों से लिपटकर और उनको बचाने से संबंधित आंदोलन चलाए थे, इसलिए खेजड़ी बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए साथियों, चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है लीची। जी हाँ साथियों, लीची। तो लीची की अगर हम बात करें तो ये बिहार के मुजफ्फर जिले के पोचाहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। जी हाँ, जो लीची है वो बिहार के मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव में बहुत ज्यादा इसके पेड़ पाए जाते हैं। और अगर साथियों बात करें इसके फूल की, तो लीची के फूल फरवरी में
खिलते हैं। जी हाँ साथियों, कूट में वो अक्सर पूछ लेता है कि लीची के फूल दिसंबर में खिलते हैं, तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बिल्कुल याद रखने योग्य बिंदु है ये। तो लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। अगला बिंदु, लीची के फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं। जी हाँ, जो लीची के फूल होते हैं उस पर मधुमक्खियां बहुत ज्यादा आकर्षित होती हैं, और आपके सामने मधुमक्खी भी है और आपके सामने लीची भी है। चलते हैं साथियों आगे। अगला बिंदु है रेगिस्तानी ओक। जी हाँ, जब आपके सामने नाम से ही थोड़ा सा परिचित हो पा रहे होंगे, रेगिस्तानी यानी कि यह पेड़ जो रेगिस्तानी ओक है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता होगा, सीधी बात है। लेकिन इसकी विशेषता और क्या है, तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जी हाँ, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत कम पत्तियां हैं इस पेड़ में। पिक्चरों के साथ मैं आपको समझाने का, दिखाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपकी मेमोरी में ज़्यादा समय के लिए स्टेबल रह सके और आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रख पाए। तो इस पेड़ पर बहुत कम पत्तियां पाई जाती हैं। यह पेड़ इतना ऊंचा होता है जितनी लंबी हमारी कक्षा की दीवार की ऊंचाई होती है, यानी कि कक्षा की जितनी हमारी ऊंचाई है, यानी कि जितना एक मंजिला मकान होता है उससे भी अधिक ऊंचाई या उतना ऊंचे इस प्रकार के ऊंचाई वाले, विशेषता वाले रेगिस्तानी ओक के पेड़ होते हैं। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है, यानी कि लगभग फिट में बात करें तो 12 फीट के आसपास इसकी लंबाई होगी। और साथियों, रेगिस्तानी ओक की अन्य बात करें तो इस पेड़ की जड़ें जमीन में 30 मीटर गहरी होती है, यानी कि जितना ये ऊपर होता है जमीन से, उससे 2 से 3 गुना लंबाई की इसकी अंदर जड़ें होती हैं। जी हाँ, इस पेड़ की जड़ें जमीन में 30 मीटर गहरी होती हैं। अर्थात यदि हम 30 पेड़ों को जमीन पर लाइन से लेटा दें, ठीक है, तो इसकी जड़ें इन 30 पेड़ों की लंबाई के बराबर गहरी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी उन जड़ों तक नहीं पहुंच जाता। जी हाँ, इस पेड़ की सबसे बड़ी और विशेष खूबी यह है कि इसकी जड़ें इतनी गहरी चली जाती हैं जमीन में अंदर, कि बिल्कुल जड़ इनकी वहां तक पहुंच जाती हैं जहां पर भूमि में नीचे जल होता है। और साथियों, इन्हीं की वजह से, इसी की वजह से इस पेड़ का जो तना होता है उसमें जल इकट्ठा होने लगता है। और साथियों, इस इलाके के लोग इसी बात की, इसकी खूबी का फायदा उठाते हुए, उनको पता रहता है जब भी पानी की कमी पड़ती है तो वो उसमें क्या करते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसके तने में छेद कर लेते हैं और उसमें पाइप डालकर उससे पानी खींच लेते हैं। जी हाँ, ये पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि नीचे जल तक पहुंच जाते हैं। जो ग्राउंड लेवल जो हमारा वाटर होता है, इसकी जड़ें वहां तक पहुंच जाती हैं, जिसके कारण इसके तने में जल भर जाता है। और वहां के रहने वाले लोग, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तो वहां पर उसमें छेद करके पाइप डाल करके पानी को खींच लेते हैं। तो साथियों, इसी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ रेगिस्तानी ओक हमारा। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। खजूर। जी हाँ, खजूर। तो खजूर के पेड़ साथियों आबू धाबी में बहुत पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ आबू धाबी में पाए जाते हैं क्योंकि इसी पेड़ में वहां की जमीन के अनुसार विशेषता पाई जाती है। अर्थात जहां आबू धाबी की जैसी भी मिट्टी और जलवायु है, वो खजूर के उपजने के लिए जो उसको आवश्यक चीजें चाहिए वहां के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसलिए जो खजूर है वो आबू धाबी में बहुत पाए जाते हैं। पिक्चर में आप देख ही पा रहे हैं। साथियों, अगला है शिकारी पौधे। जी हाँ, इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स भी कह देते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो श्वसन, यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस या जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, और ये अपना भोजन कैसे करते हैं, कीड़े मकोड़ों, चूहे, मेंढक आदि छोटे छोटे जीवों का शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, या अपनी जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। इसी आधार पर इन पौधों को शिकारी पौधे भी कहते हैं। जी हाँ साथियों, जो पौधे चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं उन्हें शिकारी पौधे कहते हैं। साथियों, वहीं अगली बात अगर हम करें तो शिकारी पौधों में सबसे ज्यादा जो फेमस पौधा है वो है निपेंथिस। जी हाँ, जो आपके सामने पिक्चर्स हैं उसमें लेफ्ट पिक्चर जो है वो निपेंथिस की है, और साथ ही साथ में दूसरी पिक्चर जो है ये भी एक शिकारी पौधा है। ये भी इसमें देख रहे हैं आप ढक्कन सा है, जैसे इसमें कोई कीड़ा बैठता है तो दोनों ढक्कन बंद हो जाते हैं और वो उसी में फंस जाता है। लेकिन हम बात करेंगे थोड़ा सा निपेंथिस की, क्योंकि ये सीटेट में एग्जाम में बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो निपेंथिस है वो ऑस्ट्रेलिया,
इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में बहुत पाया जाने वाला एक शिकारी पौधा है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आकार है वो एक लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और उसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन जैसी रचना होती है। साथियों, जैसे ही इसमें कोई कीड़ा इसमें एंटर करता है इस घड़े जैसी आकृति में, तो ये ढक्कन जो है वो स्वतः ही बंद हो जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता है। अब आप कहेंगे कि वो फिर कीड़ा आता ही क्यों है? तो उसका कारण है कि इस घड़े में एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, जिसके कारण कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होकर चले आते हैं, और जैसे ही वो उसमें अंदर जाते हैं तुरंत ये जो पत्ती नुमा ढक्कन है ये बंद हो जाता है और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाते। तो जैसे ही कीड़े पौधे के ऊपर पहुंचते हैं, पौधों का कीड़ों को अंदर ही जकड़ लेता है और इन कीड़ों को बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए ही इस पौधे को शिकारी पौधा कहा जाता है, निपेंथिस। चलिए साथियों, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला है क्रोटोन। जी हाँ, क्रोटोन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। इस पौधों के पत्ते आप देख ही पा रहे होंगे साथियों कितने कलरफुल हैं। तो इसके पौधे जो हैं बड़े ही रंग बिरंगे होते हैं। और साथियों, जो किसान लोग हैं इस पौधे को अपनी मुख्य फसल के साथ बोते हैं, यानी कि जो अपनी फसल बोते हैं वो तो बोनी है ही, साथ में इसके थोड़े थोड़े बीच बीच में पौधे लगा देते हैं। अब साथियों, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि सुंदर सा पौधा है, सुंदर सुंदर पत्तियां इसलिए करते हैं। साथियों, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो इस पौधे की जड़ें होती हैं वो जमीन में बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। बहुत इसकी गहरी जो है वो जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती हैं। और यह पौधा इस कारण ही जब भी फसल में या मिट्टी में पानी की कमी होती है तो ये मुरझाने लगता है। इससे किसानों को यह पता चल जाता है कि अब हमारी फसल को पानी की जरूरत है। तो इसके जब पत्तियां मुरझाने लगती हैं तो इससे किसानों को पता चल जाता है और किसान इस कारण से अपनी फसल को पानी दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को सूचक जल संबंधी जानकारी देने का काम करता है। इसलिए जो हमारे किसान भाई लोग हैं इसको मुख्य फसल के साथ बोने का काम करते हैं। किसको? क्रोटोन को, जिसकी पत्तियां आदि कैसी होती हैं? रंग बिरंगी होती हैं। साथियों, अगला है मटर के पौधे। जी हाँ, मटर के पौधे। अगर हम मटर के पौधे की बात करें तो ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर खोज की थी या इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे और चूहों पर प्रयोग किया था, तो उसी में से इन्होंने एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया, जिसको T1 व T2 नामक प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अपना मेंडलवाद का सिद्धांत भी इसी के आधार पर दिया है, आनुवांशिकता से संबंधित। तो मेंडल ने साथियों मटर के पौधों के गुण जोड़ियों में पाए जाते हैं ऐसी ऐसी कुछ जानकारी दी, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा पाया जाना, पीला या हरा पाया जाना, और पौधों के तनों का लंबा या छोटा पाया जाना आदि संबंधी चीजों पर चर्चा की। इन्होंने बताया कि यदि चिकने बीज के पौधे हैं तो उन पौधों के बच्चे, यानी कि जो आने वाले बीजों से उत्पन्न दूसरे पौधे होंगे वो भी कैसे होंगे? चिकने ही बीज वाले होंगे। साथियों, अगर खुदरे बीज के पौधे हैं तो उनसे उत्पन्न होने वाले, उन बीजों से उत्पन्न होने वाले अगले पौधे भी कैसे होंगे? खुरदरे होंगे। जी हाँ साथियों, अक्सर आपने मटर खाई हो या छीली हो तो देखा होगा कि मटर के दाने कुछ खुदरे खुदरे होते हैं। अगर उनकी फली को देखा जाए, उनके छिलकों को देखा जाए तो कुछ चिकनी होती हैं, कुछ खुदरी होती हैं। तो उसी आधार पर ये वही कैरेक्टर्स को इन्होंने बताते हुए अपना ये जानकारी देने का काम किया है। इसी तरह इन्होंने ये भी बताया कि हरे रंग का बीज है तो उनका भी उनसे उत्पन्न पौधों के भी बीज है जो उत्पन्न होंगे बाद में वो भी हरे होंगे। और पीले रंग के बीज हैं तो उनसे भी उत्पन्न होने वाले जो बीज होंगे, आगे दाने होंगे, वो भी पीले होंगे। तो मेंडल यह भी बताते हैं कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे ज्यादातर पीले वाले और चिकने पैदा होंगे। जी हाँ साथियों, तो मटर से संबंधित हमारी ये चर्चा रही। चलते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है साथियों पीपल। जी हाँ, पीपल मेरे सभी साथियों ने सुना होगा। कौन है ऐसा जो पीपल के बारे में ना सुना हो? तो पीपल क्या है? यह एक विशाल पेड़ है। जी हाँ, एक बहुत ही विशाल पेड़ होता है। और इसकी एक खूबी है कि इसकी पत्तियां जो हैं वो हमेशा हिलती रहती हैं। जी हाँ, पीपल एक विशाल पेड़ है और इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। और अगर हम बात करें साथियों पीपल वृक्ष की, तो इसको बोधि वृक्ष भी कहा गया है। जी हाँ, बोधि वृक्ष भी कहा गया है क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। जी हाँ साथियों, जो आपका बिहार में बोध गया है, वहां पर
एक पीपल के पेड़ के नीचे ही तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। साथियों, इस पेड़ की खासियत यह भी है और एक विशेष खूबी मानी गई है, क्योंकि यह एक ऐसा पौधों में से शामिल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अमूमन साथियों, जो हमारे पौधे हैं या पेड़ हैं, वो सिर्फ दिन के समय में ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं या ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, क्योंकि रात के समय में इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिस कारण ये रात के समय में ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये उनमें से एक पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो चलते हैं साथियों अगले बिंदु की ओर, तथागत गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष। साथियों, अगला पेड़ है हमारा बरगद। जी हाँ साथियों, बरगद। तो बरगद भी लगभग हमने सभी ने देखा है। आजकल के थोड़े नई जनरेशन्स में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन अब थोड़े से भी आप हल्के से भी थोड़ा सा भी एज है तो आपने लगभग बरगद सभी ने देखा होगा। तो यह भी एक विशाल पेड़ होता है, बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है। और इसकी एक और खूबी है कि इसकी जड़ें भूमि में तो होती हैं, साथ में इसकी जो टहनियों से, शाखाओं से भी निकलकर एक और जड़ें होती हैं जो उसको साइड से ठहरने में, खड़े होने में, सहारा देने में मदद करती हैं। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है, यानी कि इसका जो टॉप लेवल है, जो उसकी तने से ऊपर की आकृति है, वो काफी चौड़े एरिया में फैली होती है, जिस कारण इससे साइड में टहनियों से भी कुछ जड़ें निकल जाती हैं जो धीरे धीरे नीचे की तरफ लटकती हुई मिट्टी में दब जाती हैं, और इसको उसके कारण क्या मिलता है, सहारा मिलता है। ठीक है साथियों, जिन्हें हम स्तंभ या खंबा जड़ भी कह देते हैं। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं और टहनियों से निकलते हुए भी जड़ें होती हैं। जो टहनियों से निकलती हैं उनको हम कैसी जड़ें कहते हैं, स्तंभ या खंबा जड़ भी कहते हैं। साथियों, अगला है हमारे सीटेट के ईवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण, बड़ा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले बिंदुओं में से एक और आपके सामने केला। जी हाँ साथियों, जो केला है उसके फल एवं फूल खाया जाता है। जी हाँ, जो केला है हम इसका फल खाते हैं और फूल खाते हैं, पहली बात। और साथियों जान लीजिए, केला कोई हमारा पेड़ नहीं है। बेशक इसकी ऊंचाई थोड़ी अधिक होती है, लेकिन अगर हम साथियों बात करें पेड़, जो हमारी पौधों को जो कैटेगराइज किया जाता है वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में किया जाता है। तो जो हमारा सबसे छोटा होता है वो शाख होता है, जिसमें तना जो होता है वो हरा होता है, तो उनको हम कहते हैं शाख। इसलिए केले को हमने पेड़ की बजाय क्या कहा है, केला जो है साथियों हमारा पेड़ नहीं है, केला हमारा एक शाख है या हर्ब्स में आता है। हर्ब्स मतलब जो हरे पौधे होते हैं जिनकी टहनियाँ कमजोर होती हैं, तना कमजोर होता है, तने में लकड़ी नहीं होती है, यानी कि तना कैसा होता है, पत्तियों वाली आकृतियों वाला जैसा होता है। तो ऐसी चीजों को हम शाक में रखते हैं, हर्ब्स में रखते हैं। तो केला एक शाक है क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। वहीं साथियों अगला है नीम। तो अगर हम बात करें नीम की, तो ये तो बिल्कुल कॉमन वृक्ष है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे आसपास आसानी से देखने को मिलता है। चाहे वो आप आज के वर्तमान में भी जी रहे हो तो भी आसानी से देखने में मिलने वाला, ये आसानी से पाया जाने वाला एक पेड़ है नीम का। जी हाँ, यह एक पतझड़ वृक्ष है। जी हाँ साथियों, नीम जो है एक पतझड़ वृक्ष है। अब पतझड़ वृक्ष किसे कहते हैं साथियों, अर्थात एक समय में, एक जब वर्षा ऋतु से कुछ समय पहले, यानी कि जब ग्रीष्म काल आता है, तो जो पौधे अपनी पत्तियां झाड़ झाड़ देते हैं, जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, टूट के अपने आप नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो, क्योंकि पत्तियों के कारण जो पौधों में या पेड़ों में जो भी जल की मात्रा होती है वो स्टोमेटा के माध्यम से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि उनमें पानी की कमी ना हो, और जब दोबारा से बरसात का मौसम आता है तो फिर उसको जल मिल जाता है, तो फिर दोबारा से वो हरे भरे हो जाते हैं। तो जो पौधे इस प्रकार से अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें पानी की कमी से बचने के लिए उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, या जो मिश्रित जलवायु वाले स्थानों पर पौधे पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो पतझड़ वृक्ष ही होते हैं साथियों। तो नीम भी उनमें से एक है। यह एक पतझड़ वृक्ष है। इसमें मसूला जड़ होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मसूला जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ वो होती हैं जो नीचे गुच्छेदार होती हैं, जैसे कि हमारे किसी स्त्री के लंबे लंबे बाल हों तो उनको एकदम से इकट्ठा कर दिया जाए,
ठीक है, अच्छे से कॉम्ब ना करके उनको ऐसे ही लपेट लिया जाए। तो ऐसी स्थिति जो बनती है उसको कहते हैं अपस्थानिक जड़। और साथियों, जब ऐसी जड़ हो जिसमें पहले एक ठोस आकृति सी बन रही हो, फिर छोटे छोटे उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रही हो, तो उसे मूसला जड़ कहते हैं। तो साथियों, नीम में पेड़ पौधे में या पेड़ में कैसी जड़ें होती हैं? मूसला, यानी कि पहले एक ठोस सी आकृति बनती है और फिर इसमें छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं निकलती हैं। तो साथियों, नीम में मूसला जड़ होती हैं और इसके फल को निवोली कहते हैं। जी हाँ, इसके फल को निवोली कहते हैं। और साथियों, नीम के पौधे की निवोली हो, पत्ते हो, टहनी हो, जड़ हो, सभी कैसे होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं। लेकिन साथियों, बेशक इसके चीजें कड़वी हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक वृक्षों में से एक है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह कहा गया है कि यह एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। और साथियों, कैसे उपयोगी वृक्ष है? क्योंकि इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है साथियों? हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करता है। साथियों, हम आसानी से इतनी जल्दी बीमार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है जो पहले खुद से कोशिश करती है रोगों से लड़ने की। उसके बाद जब वो बहुत ज्यादा हावी होता है, हम जब भी बीमार पड़ते हैं। तो नीम उनमें से एक है कि नीम के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है और कई बीमारियों में यह उपयोगी भी है। और साथियों, साथ ही जो हमारा नीम है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है। जो बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल तरीके से जो हम कीटों को नाश करते हैं, उससे संबंधित चीजें, दवाई या ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। और साथियों, साथ ही हमारे नीम की अगर हम बात करें तो इसकी जड़ से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि दांतों की सड़न दूर हो जाती है, दांतों का हिलना बंद हो जाता है, मसूड़ों से खून बहना, पेट के जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, शरीर के जलन को दूर करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। और साथियों, साथ ही ये हमारे जो स्किन फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। जैसे एक्जिमा हो जाता है, काली दराद हो जाती है, लाल दराद हो जाती है, सूखी दराद या दाद जिसे आप कह देते हैं, दाद हो जाना। तो काला दाद, लाल दाद, सूखा दाद, खुजली, खाज खुजली आदि, इन सभी चीजों के संदर्भ में नीम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, या इसकी जो पत्तियां, जड़, निमोरी आदि, टहनियां आदि सभी काम में आती हैं। साथियों, चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है हमारा तुलसी। जी हाँ साथियों, तुलसी यह एक शाक है, यानी कि एक हर्ब्स है। हर्ब्स में हमारा जो एक शाक है, यानी कि छोटा सा पौधा है। और अगर साथियों हम इसकी बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इसको पूजनीय माना गया है। पुराने समय में घरों के आंगन में इसको लगाया जाता था और सुबह सुबह नहा करके स्त्रियां पहले इसकी पूजा करती थी, उसके बाद भोजन बनाना, खाना और अन्य विभिन्न क्रियाओं को करने का काम करती थी। आज के समय में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आज भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, ये सिर्फ पूजा ही नहीं जाता है, साथ ही इसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि ये एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। इसकी जड़ी बूटियों को, इस पौधे को हमने जड़ी बूटियों की रानी भी कहा है। जी हाँ साथियों, तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं। और साथियों, यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग और सर्दी जुकाम आदि जैसी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या? हमारा तुलसी। तुलसी के हमारे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हैं साथियों? जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कैंसर से लड़ने के भी गुण होते हैं। ये वायरस से भी लड़ने का काम करता है हमारा। और साथियों, जो जिन लोगों को दिल से संबंधित कोई समस्या हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने में मदद करता है। या अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आपके दिल को सेहतमंद बनाने में मदद करता है। और साथियों, आपकी जो काम करने की क्षमता है उन सब चीज़ों में भी इजाफा करता है। यह एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में कार्य करता है। और साथियों, जीवाणुओं को संबंधी संक्रमण जो होता है उनसे भी रोकने में मदद करता है। तनाव को कहीं ना कहीं काफी हद तक कम करने में मदद करता है। लिवर संबंधी जो समस्याएं हैं उनको नियंत्रित करता है या उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और मलेरिया जैसे लक्षणों को भी कम या शांत करता है।
और भी साथियों इसी के साथ साथ माइग्रेन, कैंसर, पथरी, हृदय, थकान, संक्रमण, कोलेस्ट्रॉल, मलेरिया, त्वचा के रोग, खांसी जुकाम, खून की खराबी और प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि कितनी सारी खूबियां हैं हमारे इस एक पौधे में। और आज हमने इसको जो अपने आसपास से दूर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम कितनी गलती कर रहे हैं। और साथियों एक और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस प्रकार से अभी हमने एक पेड़ की चर्चा और की थी कि वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीपल, उसी प्रकार से हमारा तुलसी का पौधा भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है साथियों। तो तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधों में से एक है, हमें 24 घंटे ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां उपलब्ध करा रहा है, इतनी भयंकर और खतरनाक जैसी बीमारियों से भी हमें बचाने का कार्य करता है। तो साथियों हमने ये सब जाना इसमें अपनी क्लास में। आज के हमने पेड़ और पौधों से संबंधित इतने हमने पॉइंटों पर चर्चा की। इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अपनी सीटेट 2022 को ईवीएस को लेकर ओरिएंटेड क्लास में अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों इसी प्रकार से बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, थैंक यू। और साथियों साथ ही जो हमारा नीम है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक माना जाता है, जो बायोलॉजिकल यानी कि नेचुरल तरीके से जो हम कीटों को नाश करते हैं उससे संबंधित चीजें, दवाई या ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। और साथियों साथ ही हमारे नीम की अगर हम बात करें तो इसकी जड़ से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे कि दांतों की सड़न दूर हो जाती है, दांतों का हिलना बंद हो जाता है, मसूड़ों से खून बहना, पेट के जो कीड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, शरीर के जलन को दूर करता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। और साथियों साथ ही ये हमारे जो स्किन फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी खत्म करने का काम करता है। जैसे एक्जिमा हो जाता है, काली दराद हो जाती है, लाल दराद हो जाती है, सूखी दराद या दाद जिसे आप कह देते हैं, दाद हो जाना। तो काला दाद, लाल दाद, सूखा दाद, खुजली, खाज खुजली आदि, इन सभी चीजों के संदर्भ में नीम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, या इसकी जो पत्तियां, जड़, निमोरी आदि, टहनियां आदि सभी काम में आती हैं साथियों। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला है हमारा तुलसी। जी हाँ साथियों, तुलसी यह एक शाक है, यानी कि एक हर्ब्स है। हर्ब्स में हमारा जो एक शाक है यानी कि छोटा सा पौधा है। और अगर साथियों हम इसकी बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इसको पूजनीय माना गया है। पुराने समय में घरों के आंगन में इसको लगाया जाता था और सुबह सुबह नहा करके स्त्रियां पहले इसकी पूजा करती थी, उसके बाद भोजन बनाना, खाना और अन्य विभिन्न क्रियाओं को करने का काम करती थी। आज के समय में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आज भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों ये सिर्फ पूजा ही नहीं जाता है, साथ ही इसमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे कि ये एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। इसकी जड़ी बूटियों को, इस पौधे को हमने जड़ी बूटियों की रानी भी कहा है। जी हाँ साथियों, तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं। और साथियों यह कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग और सर्दी जुकाम आदि जैसी बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। क्या हमारा तुलसी। तुलसी के हमारे क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हैं साथियों, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, जो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कैंसर से लड़ने के भी गुण होते हैं। ये वायरस से भी लड़ने का काम करता है हमारा। और साथियों जो जिन लोगों को दिल से संबंधित कोई समस्या हो या हार्ट प्रॉब्लम हो उसको भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने में मदद करता है, या अगर आप स्वस्थ भी हैं तो आपके दिल को सेहतमंद बनाने में मदद करता है। और साथियों आपकी जो काम करने की क्षमता है उन सब चीज़ों में भी इजाफा करता है। यह एक प्राकृतिक एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में कार्य करता है। और साथियों जीवाणुओं के संबंधी संक्रमण जो होता है उनसे भी रोकने में मदद करता है। तनाव को कहीं ना कहीं काफी हद तक कम करने में मदद करता है। लिवर संबंधी जो समस्याएं हैं उनको नियंत्रित करता है या उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और मलेरिया जैसे लक्षणों को भी कम या शांत करता है। और भी साथियों इसी के साथ साथ माइग्रेन, कैंसर,
पथरी, हृदय, थकान, संक्रमण, कोलेस्ट्रॉल, मलेरिया, त्वचा के रोग, खांसी जुकाम, खून की खराबी और प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि कितनी सारी खूबियां हैं हमारे इस एक पौधे में। और आज हमने इसको जो अपने आसपास से दूर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम कितनी गलती कर रहे हैं। और साथियों, एक और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिस प्रकार से अभी हमने एक पेड़ की चर्चा और की थी कि वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पीपल, उसी प्रकार से हमारा तुलसी का पौधा भी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है साथियों। तो तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण पौधों में से एक है, हमें 24 घंटे ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रहा है, इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां उपलब्ध करा रहा है, इतनी भयंकर और खतरनाक जैसी बीमारियों से भी हमें बचाने का कार्य करता है। तो साथियों, हमने ये सब जाना इसमें अपनी क्लास में। आज के हमने पेड़ और पौधों से संबंधित इतने हमने पॉइंटों पर चर्चा की। इसी के साथ हमारी आज की क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अपनी सीटेट 2022 को ईवीएस को लेकर ओरिएंटेड क्लास में अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों इसी प्रकार से बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, थैंक यू।